हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस की वीडियो में बताया था कि हम एक वीडियो अपलोड करेंगे 2 से 3 दिन में, जिसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका पूरा का पूरा आंसर दिया गया होगा। तो ये वीडियो में हम आपको फिफ्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका पूरे के पूरे आंसर को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज जो आंसर है वो काफ़ी लंबा है और उसके हिसाब से हमें एक्सप्लेनेशन भी करनी है। बाकी मेरे को इससे जितना जल्दी हो सके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जो आपका क्वेश्चन है वो है, प्रथम विश्व युद्ध एवं उसके कारणों को समझाइए। इस क्वेश्चन में आपसे 2 चीज़ें पूछी गई है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, वहीं उसके जो कारण थे उन कारणों को भी आपको यहाँ पे समझाना है। कम से कम आपको 6 से 8 कारणों को लिखना आवश्यक है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जरूरी है बिकॉज 6 से अगर आप 8 कारण लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स है ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में आता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इस युद्ध की जो टाइमलाइन है वो है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो युद्ध था ये काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ था। ठीक है, इस युद्ध से आप कह सकते हैं कि यूरोप की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा बदल गई थी। इस युद्ध ने 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्ति गोरों सहित 7 करोड़ से अधिक सैन्य कर्मियों को एकत्रित करने का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 6 करोड़ जो लोग थे, ठीक है, और वहीं 7 करोड़ सैनिक थे, 7 करोड़ की सेना थी। इनको मिक्स करके युद्ध लड़ा गया जो इसे इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक बनाता। यही एक कारण था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस युद्ध में आए, तो ये विश्व के कई बड़े युद्धों में से एक युद्ध बन गया। यह इतिहास का सबसे घातक संघर्ष में से एक था जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 9 करोड़ लड़ाकों की मौत हुई। जो लड़ने वाले थे वो 9 करोड़ थे लड़ाके, उनकी मौत हुई और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 1.3 करोड़ नागरिकों की मृत्यु हुई थी। अनुमान लगाया जाता है कि 9 करोड़ लड़ाके मर गए। ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से जब परिणाम निकले गए तो आप कह सकते हैं कि 1.3 करोड़ जो नागरिक थे उनकी भी मृत्यु हुई थी उस युद्ध के दौरान। यह युद्ध मानव इतिहास का अब तक का लड़ा जाने वाला सबसे अद्भुत युद्ध था। ठीक है, मानव इतिहास में अभी तक इतना बड़ा और आप कह सकते हैं इतना विभीषण युद्ध हुआ ही नहीं था। यह युद्ध बड़ी दृढ़ता और घनघोर रूप से लड़ा गया। युद्धरात राष्ट्रों के लिए यह मानव अस्तित्व का युद्ध था। ठीक है, तो कुछ जो देश थे या फिर आप कह सकते हैं यूरोप के अधिकांश देश ये युद्ध सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे ताकि उनका जो अस्तित्व है वो रहे। बाद में यह उच्च आदर्शों से प्रेरित हुआ। बाद में क्या हुआ, कुछ ऊंचे आदर्श, कुछ लोगों के बड़े बड़े आदर्श आए और उनसे ये युद्ध प्रेरित हुआ। इसमें लड़ने वाले अंततः थक गए और परास्त हो गए। जो लड़ रहे थे अंत आने तक, युद्ध के अंत आने तक वो थक गए और क्या हो गए, परास्त हो गए। इस युद्ध से दोनों ही पक्षों की अप्रत्याशित हानि हुई। मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी इतने बड़े स्तर पर हानि हुई है कि उसको नापना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इस युद्ध के महादानवीय रूप का प्रकटीकरण होने से युद्ध राष्ट्रीय चुप थे। ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि महादानवीय लोग थे जो इस युद्ध में काफ़ी बड़े स्तर पर युद्ध ही करना चाहते थे। प्रकटीकरण होने से युद्धरात राष्ट्रीय चक ही थे। जो राष्ट्र के लोग थे वही अधिकांश आप कह सकते हैं कि युद्ध करना चाहते थे, क्योंकि इतने व्यापक और विशाल स्तर पर विध्वंस लीला अब तक देखने में नहीं आई थी। अब कहते थे कि इतने बड़े स्तर पर अभी तक कोई इतना बड़ा युद्ध हुआ ही नहीं था जिसे लोगों ने अपनी आंखों से देखा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि नवीन राष्ट्रों ने जो शक्ति एकत्रित की थी उसका विश्व कल्याण के रूप में इस्तेमाल होना मुमकिन नहीं था। ठीक है, जो भी नए देश बने थे
उन्होंने कुछ शक्तियां जो प्राप्त की थी, उन शक्तियों का इस्तेमाल किसके रूप में, विश्व कल्याण के रूप में मुमकिन ही नहीं था होना, इसीलिए ये युद्ध लड़ा गया। अब बात करें युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध किसी भी आकस्मिक घटना के कारण नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो सडनली एक घटना हुई और उस घटना के बाद ये युद्ध लड़ा गया। इसके कई सारे और कई लंबे समय से इसका जो आप कह सकते हैं एक के बाद एक कारण तैयार हो रहे थे। यह सही है कि इसका प्रारंभिक ऑस्ट्रेलिया के युवराज आर्चड्यूक फर्नांडिस की हत्या के 1 मास उपरांत हुआ था, ठीक है। तो ये आप सिंपली कह सकते हैं कि इसका जो आरंभ हुआ था, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया के युवराज की हत्या के बाद से हुई थी, उसके 1 महीने के बाद से। लेकिन यही इसका एकमात्र कारण नहीं था। इस युद्ध के कारण वर्षों से यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया में घटने वाली घटनाओं से उत्पन्न होते जा रहे थे, ठीक है। तो अब इसके कई ऐसे भी कारण थे जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में कई घटनाएं ऐसी घटी जिन कारणों से भी ये युद्ध हुआ है। इस युद्ध में कई देशों ने भाग लिया। इन राष्ट्रों ने युद्ध में भाग अपने अपने स्वार्थ के कारण लिया था। अंततः इसके युद्ध के कारण निम्नलिखित है। तो जो भी देश इस युद्ध में लड़ा उसका एक अपना ही पर्सनल स्वार्थ था, ठीक है, वो अपने एडवांटेज देख रहा था इस युद्ध के दौरान, इसीलिए उसने इस युद्ध में भाग लिया। तो इस युद्ध के जो आप कह सकते हैं कुछ प्रमुख कारण हैं वो हैं ये। पहला कारण है राष्ट्रवाद, मतलब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की जो नीति है या फिर राष्ट्रवाद का जो आदर्श है उसके लिए भी ये युद्ध किया गया। जर्मनी तथा इटली के एकीकरण राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना का प्रतिफल था, ठीक है। जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हुआ वो राष्ट्रवाद के कारण ही हुआ था। उग्र राष्ट्रवाद का स्वरूप उसी समय देखने में आया जब ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के अधीन विभिन्न राज्य जो सांस्कृतिक दृष्टि से ऑस्ट्रिया से कोई सम्य नहीं रखते थे, प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा दमन चक्र का शिकार हुए। तो क्या हुआ, जब ऑस्ट्रिया और हंगरी जो साम्राज्य थे के अधीन विभिन्न राज्य आते थे, मतलब ऑस्ट्रिया और हंगरी के अंतर्गत कई ऐसे राज्य आते थे और कुछ ऐसे राज्य जो नहीं आते थे वो भी इस आप कह सकते हैं युद्ध के विभीषण आप एक प्रकार से कि इस युद्ध के परिणामों के अंतर्गत आ गए थे। समय पर उन पर सैन्य अत्याचार भी किए गए, ठीक है, जो भी इनके साथ थे उन सब पर सैन्य अत्याचार भी हुए और उनके विभिन्न स्वतंत्र आंदोलन को भी कुचला गया, लोगों के स्वतंत्रता आंदोलन को भी कुचला गया था। तभी ये युद्ध बड़े स्तर पर हुआ और लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसी प्रकार तुर्की साम्राज्य जब पतनशील अवस्था में पहुंचा तो इसे मरणसन राज्य के अधीन रहने वाली जातियों जो स्वतंत्रता की आकांक्षी थे उन्हें उग्रत धारणा की। विभिन्न यूरोपीय राज्यों ने इस समस्या में शक्ति संतुलन बिगाड़ने के भय से हस्तक्षेप किया, ठीक है। यूरोप के कई ऐसे भी राज्य थे जो कि इस युद्ध में सिर्फ इसीलिए या फिर आप कह सकते हैं युद्ध के कारणों में सिर्फ इसीलिए शामिल हुए ताकि वो यूरोप की जो व्यवस्था है उसको खराब कर सके। 19वीं सदी के स्लावाद की जाति के लोग पूर्वी यूरोप में तुर्की शासन के अधीन पीड़ित थे। तो आप सिंपल से ये कह सकते हैं कि अब राज्य राष्ट्रवाद से तात्पर्य है यहाँ पे कि कई लोग अपने अपने राज्य में कई प्रकार की चीज़ों से पीड़ित थे, उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, इसीलिए उन्होंने ये युद्ध करा ताकि उनकी जो स्थिति है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। फिर आता है सेकंड पॉइंट, बाल्कन युद्ध, बाल्कन जो आप कह सकते हैं वॉर। जिस प्रकार बर्लिन कांग्रेस ने बाल्कन प्रायद्वीपीय की समस्या को हल ना करके इसे और जटिल बना दिया, उसी प्रकार बाल्कन युद्ध से भी यह पूर्वी समस्या हल नहीं हुई वरन और जटिल हो गई, ठीक है। तो बाल्कन का जो युद्ध है, युद्ध को आप कह सकते हैं कि जो उसकी युद्ध की स्थिति थी उसको और ज़्यादा कठिन बना दिया किसने, बर्लिन कांग्रेस ने। बर्लिन कांग्रेस ने क्या करा, बाल्कन का जो आप कह सकते हैं युद्ध की स्थिति थी उसे जटिल बना दिया और युद्ध के बाद भी जो स्थिति थी वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हुई। आगे देखें तो यहाँ पर एक नहीं यूरोप के दर्जनों राष्ट्रीयों के हित टकराने लगे थे, ठीक है। यही एक युद्ध था, बाल्कन जो युद्ध था। यहाँ पे यूरोप के कई ऐसे राज्य थे जिनका आप कह सकते हैं कि उनके हित टकराने लगे थे।
बुल्गारिया अपने पड़ोसी राज्यों का कट्टर शत्रु बन गया था। बुल्गारिया अपने आसपास के जितने भी उसके राज्य थे, जो उसके पड़ोसी देश थे, उन सब से क्या हुआ, उसका काफ़ी ज़्यादा बैर हो गया और वो उसका शत्रु बन गया। बाल्कन युद्ध में प्रदेशीय नुकसान जितना बुल्गारिया को हुआ उतना ही अन्य राज्यों को नहीं हुआ। बुल्गारिया को जितना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि नुकसान हुआ उस युद्ध, बाल्कन युद्ध के दौरान, उतना किसी को भी नहीं हुआ था। उसको इतनी ज़्यादा बड़े स्तर पर हानि हुई कि उसकी जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। अपमान भी उसी का हुआ। लंदन सम्मेलन टर्की के साम्राज्य को नहीं बचा सका। ठीक है, टर्की का जो साम्राज्य है वो लंदन सम्मेलन भी उसे नहीं बचा सका। लंदन सम्मेलन आप कह सकते हैं एक प्रकार से सम्मेलन हुआ था जिसके अंतर्गत टर्की से रिलेटेड जितने भी मुद्दे थे वहाँ पे सॉर्ट आउट किए जाने थे, परंतु वो भी नहीं हो सका। अंततः टर्की भी इंग्लैंड और फ्रांस के विरुद्ध हो गया। इटली की ट्रिपोली नहीं मिली तो वह बुखारेस्ट से असंतुष्ट हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ इस जो बल्कन युद्ध हुआ था इसके अंतर्गत कई ऐसे देश थे जिनके जो अपने हित थे वो उन्हें प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ कि बाल्कन युद्ध का समय आ गया और जो भी देश अपने हित चाहते थे वो इस युद्ध में शामिल हुए अपने हितों के लिए। ठीक है, आगे आता है कूटनीतिक संधि। यूरोप और इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण ने इस ऐसे युग को जन्म दिया जो गुप्त संधियों का युग था। ठीक है, तो कई देशों ने गुप्त संधियां की एक दूसरे से, बिना विश्व को पता चले कुछ ऐसी संधियों को किया। तो इसमें किसका सबसे बड़ा हाथ था? इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण ने क्या करा, ऐसे युग को जन्म दिया जहाँ पे गुप्त संधियां बड़े स्तर पर की गई। 19वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनकी वजह से बिस्मार्क को गुप्त संधियां अपने देशों को स्वतंत्र करने के लिए करनी पड़ी। ठीक है, तो अपने देशों को स्वतंत्र करने के लिए लोगों ने क्या करा, गुप्त संधियों को बढ़ावा दिया और गुप्त संधियां की। यूरोप का कोई भी राष्ट्र जर्मनी को स्वतंत्र नहीं देखना चाहता था। यूरोप का कोई भी राष्ट्र जो था वो जर्मनी को स्वतंत्र नहीं देखना चाहता था। मेन रीज़न ये था। मध्य यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्र का जन्म सभी यूरोपीय राष्ट्रों के लिए खतरा था। तो मध्य यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्र का जन्म, कोई भी अगर देश जो कि शक्तिशाली है अगर वो मध्य यूरोप में बनता है या फिर अगर स्वतंत्र होता है तो जो यूरोप के बाकी देश हैं उसको इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके लिए ये उनके लिए काफ़ी बड़ा खतरा था। बिस्मार्क इस सच्चाई से परिचित था। अंततः उसने बड़ी दक्षता से हमेशा अपना सीमित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गुप्त संधियां की ताकि यूरोप राष्ट्र एकजुट होकर उसके उद्देश्य को परास्त ना कर सके। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन लोगों ने गुप्त संधियां करी और गुप्त संधियों से ताकि यूरोप के जो बाकी देश हैं वो एक प्रकार से उस पर ज़्यादा दबाव न डाल सके या फिर उसको कोई हानि ना पहुंचा सके, इसके लिए गुप्त संधियां की गई। अब जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स आते हैं वो ये हैं कि अस्त्रों की होड़। अब मैं आपको सिंपली बताऊं कि अस्त्रों की होड़ में क्या हुआ। तो एक प्रकार से कि देश अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए अस्त्र और शस्त्र जो होते हैं उनका निर्माण अधिक से अधिक कर रहे थे, जिससे कि क्या हुआ, जो प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, वो इस होड़ में आगे बढ़ने के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहे थे ताकि वो अपने आप को दूसरों से आगे देख सकें। तो देखें तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध की एक विशेषता सैन्यवाद भी रही है। यूरोप के देशों ने अपनी सैन्य वृद्धि की। 1862 में बिस्मार्क ने प्रशा में सैनिक शिक्षा को अनिवार्य किया, तो 1866 में शिक्षा ऑस्ट्रेलिया में अनिवार्य कर दी गई। अब क्या हुआ कि 1862 में बिस्मार्क ने प्रशासन या फिर आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से लोगों के लिए सैनिक शिक्षा को भी अनिवार्य किया और 1862 में बिस्मार्क ने किया था। 1866 में ऑस्ट्रेलिया ने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक लोग शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जर्मनी में परास्त होने पर फ्रांस को भी अपने यहाँ सैनिकवाद को प्रबल बनाना पड़ा। अब जर्मनी से जब फ्रांस एक प्रकार से युद्ध में हार गया तो
फ्रांस को क्या करना था, अपने यहाँ सैनिकवाद को अधिक से अधिक बढ़ावा देना था, ताकि अगले अगर भविष्य में कोई युद्ध होता है तो वो उसके लिए क्या करेगा, तैयार रहेगा। तो इसके लिए फ्रांस ने क्या करा, अधिक से अधिक जो आप कह सकते हैं अस्त्रों का निर्माण किया, ताकि भविष्य में अगर युद्ध होता है तो युद्ध को समाप्त करने के लिए उसके पास अस्त्र होने चाहिए। रूस में जनतंत्र होने के कारण जार का अस्तित्व ही सेना के आधार पर टिका हुआ था। यदि एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सेना को सुदृढ़ बनाता है तो उसके पड़ोसी देश उस पर शंका करता है तथा वह भी अपनी सुरक्षा के बहाने सेना में वृद्धि करने लगता है। ठीक है, तो इसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि अगर कोई देश अपने सेना को बढ़ावा देता है तो उसके पड़ोसी देशों को सिंपली ये लगेगा कि ये हम पे भविष्य में हमला कर सकता है, इसीलिए ये अपनी सेना बढ़ा रहा है। तो इसके लिए जो पड़ोसी देश है वो भी अपनी सेना बढ़ाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसीलिए हथियारों की होड़ लग गई थी देशों के बीच में। फिर आता है सीमा संबंधी झगड़े, मतलब कि बॉर्डर से रिलेटेड जो भी आप कह सकते हैं झगड़े थे उनसे भी ये युद्ध हुआ था। आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है छठा पॉइंट, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्षेत्रों से तात्पर्य है यहाँ पे कि जो उद्योग से रिलेटेड क्षेत्र हैं, बिजनेस से रिलेटेड क्षेत्र हैं आ जाते हैं। ठीक है, उन क्षेत्रों में भी एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी देशों के बीच में, जिसके कारण क्या हुआ, जो युद्ध है उसकी स्थिति तैयार हो रही थी। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। 20वीं सदी के प्रारंभ में कई अंतर्राष्ट्रीय संघ, कोई अंतर्राष्ट्रीय संघ नहीं था। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी तो थी, उसके शुरुआत में कोई भी ऐसा संघ नहीं बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि युद्ध को रोक सके। अंतर्राष्ट्रीय संघ की अनुपस्थिति में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अराजकता व्यापक हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अराजकता मतलब दो देशों के बीच में या फिर कई देशों के बीच में अराजकता फैल गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि संघ या फिर राष्ट्रीय संघ जो कि वर्तमान में है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऐसा कोई संघ था ही नहीं जिससे जो कि युद्ध को रोकने या फिर इस प्रकार के मुद्दों को समाप्त कर सके। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी ज़्यादा अराजकता फैल गई थी देशों के बीच में। फिर आता है जर्मनी के सामुद्रिक नीति। जर्मनी की जो सामुद्रिक नीति थी वो भी एक युद्ध का कारण ही बनी। विश्व में सामुद्रिक शक्ति इंग्लैंड की प्रथम थी। अब मैं आपको सिंपली बताऊं तो इंग्लैंड के पास शुरुआत में अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, तो जो समुद्र की शक्तियां थी कि समुद्र में किसकी बोट चलेगी, बोट कहाँ से आएगी जाएगी, इसका निर्णय इंग्लैंड करता था। उसके पास ये सारी शक्तियां थी और आज भी उसी की ही प्रथम है। ठीक है, तो एक प्रकार से आज भी उसी की है, परंतु आज विश्व में हर देश के पास अपनी शक्तियां हैं, तो उसका एक अपना समुद्र का जो स्तर है वो एक उसका अपना है। ठीक है, और उसके अंदर वो अपने हिसाब से जो जहाज है उनका प्रयोग कर सकता है। महत्वाकांक्षी विलियम ने 20वीं सदी के प्रारंभ से ही अपनी नौसेना को बढ़ाना आरंभ कर दिया था। उसने एक समय कहा था, मैं जब तक विश्राम नहीं लूँगा जब तक कि अपनी जल सेना को इतना शक्तिशाली नहीं बना लूँगा जितनी कि मेरी थल सेना है। ठीक है, तो उसने एक बार कहा था, विलियम्स ने एक बार कहा था कि मैं तब तक विश्राम नहीं करूँगा कि जब तक मैं अपनी जल सेना को अपनी थल सेना जितना शक्तिशाली नहीं बना लेता। तो ये उनके एक प्रकार से शब्द हैं जो उन्होंने कहा था। तो इस प्रकार इससे क्या पता चलता है कि वो अपनी जल सेना को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहे थे, जिससे कि विश्व में अगर युद्ध होता है तो उनकी जो जल सेना है वो बाकी देशों पर हावी हो जाए। जर्मनी की नौसेना की वृद्धि से इंग्लैंड चिंतित था। ठीक है, तो जर्मनी भी अपनी नौसेना को जो था उसको बढ़ा रहा था, वृद्धि कर रहा था, तो इंग्लैंड उससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित था। उसने जर्मनी से संधि करने का बहुत प्रयास किया। इंग्लैंड ने क्या करा, जर्मनी से संधि करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का भी 1917 में इस महायुद्ध में भाग लेना का प्रमुख कारण जर्मनी की नौसेना का शक्तिशाली होना ही था। वह अपनी सुरक्षा से इंग्लैंड को एक ढाल समझता था। ठीक है, तो अमेरिका भी केवल इसीलिए 1917 में जो इस युद्ध में शामिल हुआ क्योंकि जो जर्मनी है, जर्मनी की नौसेना शक्तिशाली थी, इसीलिए वो इस
आप कह सकते हैं कि युद्ध में शामिल हुआ था। समाचार पत्रों की भूमिका, समाचार पत्रों की भूमिका से तात्पर्य है कि समाचार पत्रों ने भी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। अनेक इतिहासकारों ने समाचार पत्रों तथा जनमत को भी विश्व युद्ध के अनुकूलन परिस्थिति बनाने के लिए उत्तरदायी ठहराया। ठीक है, तो कई न्यूज़पेपर ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स को छापा, कुछ ऐसे न्यूज़ को पब्लिश किया था जिससे कि लोगों के बीच में जो आप कह सकते हैं युद्ध करने का आक्रोश है वो बढ़ता चला गया। फिर देखें, यूरोपीय राष्ट्र में उचित नेतृत्व ना होना। यूरोप में कई ऐसे भी राजनीतिज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं थे कोई। ठीक है, तो यूरोप में कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर का नेता हो या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, जिसमें ऐसी वैचारिक परिपक्वता लक्षित हो पाती जिससे प्रेरित होकर अन्य राष्ट्र युद्ध की संभावना को टाल देते। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो कि युद्ध की संभावना को टालने के लिए कोशिश करता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो क्या हुआ, यही भी एक कारण है कि युद्ध होके रहा। इसमें और भी दो पॉइंट है, जैसे कि यूरोपीय राष्ट्र के दो शिविरों में विभाजन और युद्ध का तत्कालिक कारण। ठीक है, तो ये जो कारण है, ये कारण भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, तो आप इन नोट्स को हमारी वेबसाइट से भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के नतीजे से, आप कह सकते हैं कि एग्जाम्स के देखकर, बिकॉज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपसे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप इन नोट्स को हमारी वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।